Dear student, today in this video lecture we are going to discuss population ecology. पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एक टॉपिक्स होता है जिसमें बहुत सारे पार्ट हमको कवर करने होते हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली जो स्टार्टिंग का पार्ट है जिसमें हम किसी भी पॉपुलेशन की बेसिक चीज़ों को स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन क्या है, कितने टाइप्स की हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो पॉपुलेशन जैसा कि हमने स्पीसीज वीडियो लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, और स्पीसीज को लेके जो है जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट थे वो हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में कवर किए हैं। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो पॉपुलेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, राइट। जैसे एक मान लो किसी भी सिटी को आप एक एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी एक सिटी है, सपोज करो मैं यहाँ पे जयपुर का एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो एक जयपुर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया में फैला हुआ है। तो इस जयपुर के अंदर ह्यूमंस रह रहे हैं। तो ह्यूमन एक ग्रुप बना के वहाँ रह रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज मेंबर इन ए पर्टिकुलर एरिया, राइट। वही पॉपुलेशन है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक ही स्पीसीज के मेंबर्स अगर पाए जा रहे हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसी को हमने यहाँ डिफाइन किया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। दूसरी स्पीसीज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आपने एक से ज़्यादा स्पीसीज के मेंबर्स को काउंट कर लिया तो वो फिर पॉपुलेशन नहीं है, वो फिर कम्युनिटी हो जाएगी। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन में ये तो हमने देख लिया कि पॉपुलेशन क्या है। अब पॉपुलेशन को ना हम तीन टाइप से स्टडी करते हैं कि तीन टाइप की पॉपुलेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक होता है लोकल पॉपुलेशन या डीम्स। लोकल पॉपुलेशन कहते हैं कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, राइट, वो उसकी एक लोकल पॉपुलेशन है। जैसे जयपुर की पॉपुलेशन जयपुर की एक लोकल पॉपुलेशन है, उसको डीम्स कहते हैं, राइट। सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। तो लोकल पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और आपने देखा होगा कि जो भी पॉपुलेशन हम सिटी के हिसाब से स्टडी करते हैं कि इस शहर की इतनी पॉपुलेशन है, इस सिटी की इतनी पॉपुलेशन है, तो वो लोकल पॉपुलेशन होती है, उसको डीम्स कहते हैं। एक दूसरा होता है सिस्टर पॉपुलेशन, राइट। सिस्टर पॉपुलेशन में क्या होता है कि जैसे दो सिटी हैं, राइट। जैसे जयपुर है एक, और जयपुर के अलावा जैसे कुछ ह्यूमंस जो हैं वो जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन जयपुर ही कोई एक अकेला सिटी तो नहीं है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। एक दूसरा सिटी दिल्ली है, दिल्ली में भी जो है लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम स्पीसीज के मेंबर्स पाए जा रहे हैं। तो ये दोनों लोकल पॉपुलेशन आपस में क्या कहलाएंगी? सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगी, राइट। तो दो लोकल पॉपुलेशन जो है वो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन तीसरी पॉपुलेशन होती है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे भी हम दो लोकल पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं, जैसे जयपुर और दिल्ली। अब जयपुर और दिल्ली के बीच में पर डे लाखों लोग मूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लाखों लोग जब इनके बीच में मूवमेंट होता है, तो अगर इस माइग्रेशन को भी हम काउंट कर लें दो लोकल पॉपुलेशन के बीच में, तो ये सिस्टर पॉपुलेशन जो है अब मेटा पॉपुलेशन कहलाएंगे। मतलब दो सिस्टर पॉपुलेशन के बीच में अगर हम माइग्रेशन को भी काउंट कर लेते हैं तो वो वहाँ पे मेटा पॉपुलेशन कहलाएगी, राइट। तो इसको एक बार फिर से समझिए। लोकल पॉपुलेशन किसी भी एरिया में अगर जो पॉपुलेशन पाई जा रही है वो है उसकी लोकल पॉपुलेशन, एक ही स्पीसीज के मेंबर जो है वहाँ पाए जा रहे हैं। सिस्टर पॉपुलेशन जैसे ह्यूमन है, जयपुर में भी ह्यूमंस रह रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, तो ये दोनों जो पॉपुलेशन है आपस में क्या कहलाएंगी? सिस्टर पॉपुलेशन। लेकिन सिस्टर पॉपुलेशन के बीच में माइग्रेशन नहीं कंसीडर करते हैं, राइट। लेकिन अगर इन्हीं सिस्टर पॉपुलेशन के बीच में माइग्रेशन को कंसीडर कर लें, राइट, तो माइग्रेशन को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो वो सिस्टर पॉपुलेशन अब क्या कहलाएंगी? मेटा पॉपुलेशन। क्योंकि हर रोज लाखों लोग जयपुर आ रहे हैं और लाखों लोग जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सिस्टर पॉपुलेशन के बीच में हम माइग्रेशन को भी काउंट कर लेते हैं तो वो अब मेटा पॉपुलेशन कहलाती है, राइट। अब इसमें जैसे जयपुर में सिर्फ ह्यूमंस तो नहीं पाए जा रहे हैं, जयपुर में ही मैं एक दूसरी पॉपुलेशन को काउंट कर लूँ। जैसे यहाँ पर, ठीक है, जयपुर में जैसे गधे भी पाए जा रहे हैं, डंकी।
राइट। दूसरे एनिमल्स भी हैं, डंकी, हॉर्स, ये सब भी पाए जा रहे हैं। तो ह्यूमंस और इस डंकी की जो पॉपुलेशन है ये आपस में कुछ भी नहीं कहलाएगी, नो सिस्टर पॉपुलेशन, राइट। दिल्ली का ह्यूमंस और जयपुर की डंकी, नो सिस्टर पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब है कि सिस्टर पॉपुलेशन तभी मानी जाएगी जब उसमें स्पीसीज क्या हो, सेम हो। आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी वो इस तरीके से डायग्राम बना के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि अगर दो अलग अलग सिटी की डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन को वो कंपेयर करवा रहा है तो वो जो है फिर सिस्टर पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिस्टर पॉपुलेशन के लिए एक ही पॉपुलेशन में होना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पॉपुलेशन क्या है ये हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि लोकल, सिस्टर, मेटा पॉपुलेशन क्या है। यहाँ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा और मेटा पॉपुलेशंस आर सिस्टर पॉपुलेशन। अब ये सही है या गलत है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैसे पता करें। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और वो स्टेटमेंट्स में कुछ स्टेटमेंट्स और मेटा पॉपुलेशन आर सिस्टर पॉपुलेशन, जैसे ये स्टेटमेंट आ गया, ऑल मेटा पॉपुलेशन आर सिस्टर पॉपुलेशन। अब ये ट्रू है, फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन के जो टाइप्स हैं इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये ट्रू है। अब ये ट्रू क्यों है इसको समझिए। जैसे एक मकान होता है, हाउस होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल से मिलके बना होता है, राइट। रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल बड़ा होता है या हाउस बड़ा है, हाउस बड़ा है, ये लार्ज है, और छोटी छोटी रॉ मटेरियल जो है उनसे घर बना होता है। तो जो बड़ी चीज़ है वो छोटी चीज़ से तो मिलके बनी है, लेकिन जो छोटी चीज़ है वो बड़ी चीज़ से मिलके बनी है, ये बात गलत है। वही चीज़ यहाँ पे है। सबसे छोटी पॉपुलेशन मानी जाती है लोकल पॉपुलेशन, राइट। जैसे लोकल पॉपुलेशन सबसे लोकल लेवल पे, ये हो गया लोकल पॉपुलेशन। जो लोकल पॉपुलेशन है ये दूसरे एरिया की लोकल पॉपुलेशन से अगर कंसीडर करें तो ये क्या कहलाएगी, सिस्टर पॉपुलेशन। और अगर इस सिस्टर पॉपुलेशन के बीच में माइग्रेशन चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मेटा पॉपुलेशन, ठीक है, अगर इसमें माइग्रेशन कंसीडर कर लिया जाए तो देखिए सिंपल कौन है इसमें, सिंपल या स्मॉल, ये है लोकल पॉपुलेशन। और कॉम्प्लेक्स कौन है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन भी कंसीडर हो रहा है, या इसको कॉम्प्लेक्स ना कह के लार्ज भी कह सकते हो। तो अगर वो कभी भी छोटी चीज जो है वो बड़ी चीज से मिलके बनी है ऐसा अगर बोलता है तो वो गलत होगा, लेकिन बड़ी चीज अगर छोटी चीज से मिलके बनी है तो वो ऑलवेज सही होगा। जैसे अगर वो कह रहा है मेटा पॉपुलेशन और सिस्टर पॉपुलेशन, वो सही है क्योंकि मेटा पॉपुलेशन बड़ी है। वो अगर कह रहा है सिस्टर पॉपुलेशन, ऑल सिस्टर पॉपुलेशन और लोकल पॉपुलेशन, वो सही है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि ऑल लोकल पॉपुलेशन और सिस्टर पॉपुलेशन, तो वो गलत है। ऑल सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन, तो वो गलत है। ऑल मेटा पॉपुलेशन और लोकल पॉपुलेशन, तो यहाँ मेटा पॉपुलेशन बड़ा है और वो लोकल पॉपुलेशन छोटा है, तो बड़ी चीज छोटी से मिलकर बनी है तो वो सही हो जाएगा। लेकिन ऑल लोकल पॉपुलेशन आर मेटा पॉपुलेशन, वो गलत हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स का आइडेंटिफिकेशन करना है कि इस तरीके से कभी भी अगर आपके सामने स्टेटमेंट आता है पॉपुलेशन के टाइप्स को लेके तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के ट्रू फॉल्स की जो ट्रिक्स है वो आपको समझ में आई होगी, राइट। अब चलते हैं हम थोड़ा सा पॉपुलेशन की। यहाँ तो हमने देखा टाइप्स, राइट। पॉपुलेशन के टाइप्स के अलावा मेनली जो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं वो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, फिर उन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज में हम कुछ मॉडल, यहाँ पर पॉपुलेशन में कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे जो पॉपुलेशन की टाइम के रेस्पेक्ट में ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और फिर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी जैसे आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन, के सेलेक्टेड पॉपुलेशन, उसको स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि वो क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि किसी भी पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है तो जो ब्रांच है जिसमें किसी पॉपुलेशन की
स्टडी की जाती है उसको कहते हैं डेमोग्राफी, क्योंकि डीम्स कहते हैं लोकल पॉपुलेशन को, और उस किसी भी पॉपुलेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से वो काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है पॉपुलेशन, तो वो डेमोग्राफी कहलाता है, राइट। तो ग्राफी मीन्स स्टडी, डेमो मीन्स डीम्स लोकल पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कुछ फॉर्मूलेज भी हम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज है, नाम से ही क्लियर है, पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि पर्टिकुलर किसी एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म या कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका मतलब वो टाइम के साथ चेंज होता है, कभी डेंसिटी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इसका मतलब इट्स ए डायनेमिक प्रॉपर्टी, ये कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है। कैसी प्रॉपर्टी है ये? एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, कभी डेंसिटी बढ़ जाएगी, कभी डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड में देखा जाए तो मोस्ट जो डेंस कंट्री है वो बांग्लादेश का नाम आता है। मोस्ट डेंस कंट्री जो है पॉपुलेशन के हिसाब से बांग्लादेश आपको ध्यान रखना है, राइट। वहाँ पे पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1100 के आसपास जो है पर्सन्स पाए जाते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, राइट। और ये कहाँ है? बांग्लादेश। तो ये तो एक जीके काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गया। पॉपुलेशन जो डेंसिटी है इसको हम शॉर्ट में पीडी से भी रिफ्लेक्ट करते हैं, पीडी पॉपुलेशन डेंसिटी। जो पीडी है इस पॉपुलेशन डेंसिटी में दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, राइट। पहला है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स कह लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, राइट। मतलब कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में, राइट। तो मोस्टली तो यही, तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि एक यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, राइट। इसी को हम पॉपुलेशन सेंसस भी कहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की काउंटिंग करते हैं तो हम उनके नंबर्स को काउंट करते हैं, राइट। तो जब भी हम नंबर्स के केस में यूनिट पर यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उसको हम सेंसस भी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको आप नेक्ड आई के साथ काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आप उनको इंडिविजुअल उससे काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, आप टोटल जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करोगे, लेकिन वो एरिया के हिसाब से नहीं करोगे। वहाँ पे हम वॉल्यूम को ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम बैक्टीरिया या इस तरीके के जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे नंबर्स का जो ये फॉर्मूला है ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होता है, राइट। और ये मैक्सिमम बुक्स में आपको यही मिलेगा, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में फॉलो दिस। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो हम ऑर्गेनिज्म की संख्या को डिफाइन कर रहे हैं, ये जो है फॉलो होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो हमें आंखों से ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, जैसे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, राइट, साइनोबैक्टीरिया, इनकी जो
ग्रोथ स्टडी की जाती है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में की जाती है, क्योंकि उनको आप आंखों से ऐसे स्टडी मतलब काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक जनरल सी चीज़ें हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मींस कि एक डायनामिक प्रॉपर्टी है, पर यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिज्म के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म जो है आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, माइक्रोस्कोपिक है, तो वहाँ पे हम जो है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में उसकी संख्या को डिफाइन करते हैं कि भाई इतने वॉल्यूम में इतने ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसको भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी फार्मूले में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जो डायनामिक प्रॉपर्टी है, ये ऑर्गेनिज्म की मतलब नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर वो माइक्रोस्कोपिक है तो आपने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया, अगर वो मोस्टली ऑर्गेनिज्म यूनिट एरिया के रेस्पेक्ट में फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे इसमें मॉडिफिकेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ मॉडिफिकेशंस फार्मूले हैं और वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसमें पहला जो केस आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नंबर्स को डिफाइन करे, ये जरूरी नहीं है। समटाइम पॉपुलेशन जो डेंसिटी है ये बायोमास के रूप में भी डिफाइन की जाती है और ये परसेंट एरिया कवर के रूप में भी ये डिफाइन की जाती है। अब ये ऐसा कब होता है, परसेंट एरिया कवर? देखिए यहाँ इस बायोमास या परसेंट एरिया कवर के रूप में पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कब डिफाइन होगी। जैसे आप ये देखिए, जैसे कोई एक पेड़ है, राइट, इस तरीके से बहुत बड़ा एक पेड़ है, जैसे मान लो बरगद का एक पेड़ है, वो एक जगह पे लगा हुआ है। इस पेड़ के नीचे जो है मान लो घास लगी हुई है, राइट, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं नंबर्स वाले फॉर्मूले को इस पर फॉलो करूँ तो ये है ग्रास और ये हो गया आपका ट्री। तो यहाँ पे नंबर्स वाले फॉर्मूले से हमें जो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी वो हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि नंबर्स तो ग्रास का ज़्यादा है, लेकिन मतलब इफेक्टिव जो है वो ग्रास जो है उतनी इफेक्टिव नहीं है, बायोमास उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे वो जो है आपको बायोमास इस तरीके के अगर केस है, एक बड़ा पेड़ है और उसके रेस्पेक्ट में उसके चारों तरफ छोटे छोटे घास के पेड़, वहाँ घास खड़ी हुई है, तो उस केस में नंबर्स पर यूनिट एरिया के रूप में जो आप पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन करते हैं वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो इस तरीके के अगर एग्जांपल हैं तो वहाँ पर बायोमास या परसेंट एरिया कवर के रूप में आप जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करोगे, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि भाई अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को बायोमास या परसेंट एरिया कवर में डिफाइन कर रहे हैं तो वो कब कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा हो और उसके आसपास कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हों, तो वो हमें बहुत सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे ट्री के आसपास अगर घास खड़ी हुई है तो इस केस में हमें बायोमास या परसेंट एरिया कवर के रूप में पॉपुलेशन डेंसिटी को रिफ्लेक्ट करना है। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी में पग मार्क से भी आप जो है डेंसिटी डिफाइन करते हो, नंबर्स डिफाइन करते हो। तो पग मार्क जो मेथड होता है वो यूज होता है प्रीडेटर्स के केस में, और ख़ास तौर से इसको यूज किया जाता है टाइगर के केस में। एग्जांपल अगर यहाँ देखें, जैसे टाइगर है, टाइगर को काउंटिंग उतनी इजी नहीं है क्योंकि ये एक प्रीडेटर है, खतरनाक प्रीडेटर है। इसीलिए इस तरीके के जो प्रीडेटर्स हैं वहाँ पे क्या होता है, इनके जो पग मार्क्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो पग मार्क की काउंटिंग करके उनको स्टडी किया जाता है कि इस पग मार्क, अगर एक ही टाइप का पग मार्क आ रहा है तो वो एक ही टाइगर से बने हुए हैं। तो पग मार्क जो है, टाइगर हुआ, लॉयंस हुआ, इनमें पग मार्क मेथड को थ्रू जो है काउंटिंग की जाती है। पग मार्क के अलावा इनका फीकल मेटल भी जो है कलेक्ट किया जाता है, और फीकल मेटल से हम उनकी काउंटिंग नहीं करते हैं। इनका जो अवशेष होता है खाने के बाद, ये जो निकाल देते हैं फीकल मेटल, वो ये नहीं बताता कि कितने टाइगर हैं, वो ये बताता है कि उसकी फूड नेचर क्या है, वो आजकल क्या खा रहा है। तो कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फीकल मैटर है टाइगर का वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, उसको क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसको काउंटिंग के लिए कलेक्ट नहीं किया जाता, उसको उसके फूड नेचर के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो मेथड है, पहले जो है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो मेथड था ये यूज नहीं होता था, बाद में ये
एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आया है जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड से भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए ये ज़्यादा यूज होता है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है इसमें माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो मेथड है ये जो है एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है और उसको कहते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस लॉ पे जो है डिपेंड है, लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ये जो लैम्बर्ट बियर लॉ है ये मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बस आपको इतना याद रखना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो मेथड है उससे भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या को काउंट कर सकते हैं। और ये अच्छा, यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज़ याद रखनी है। ऑर्गेनिज्म के केस में 1%, ये ट्रिक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, 1% एब्जॉर्बेंस अगर आ रहा है, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्बेंस के बेस प्रिंसिपल पर टिका हुआ है, तो 1% एब्जॉर्बेंस मीन 10⁶ बैक्टीरियल सेल्स, राइट, बैक्टीरियल सेल। अब अगर मान लो वो 10% एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10⁶ हो जाएगा, राइट। अगर 20% दिखा रहा है तो 20 × 10⁶ हो जाएगा। तो जितना परसेंट एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है उसका 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली उतनी उसमें माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। ये हल्का सा चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी में हमें ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी में जो बैक्टीरिया हैं इनके लिए एक और मेथड यूज हो रहा है, इसको कहते हैं कॉलोनी काउंटिंग मेथड, राइट। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कॉलोनी काउंट मेथड क्या है। अब इसको देखिए, कॉलोनी काउंट मेथड में क्या होता है कि ये एक आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, राइट। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कुछ बैक्टीरिया ग्रो कराए, एक पर्टिकुलर मान लो 1 ml आपके पास मीडिया है और उस 1 ml मीडिया में कुछ बैक्टीरिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो बैक्टीरिया कितने हैं, आपको उनकी संख्या काउंट करनी है। तो अब आप क्या करोगे, आपने इसमें से 1 माइक्रोलीटर लिया, 1 माइक्रोलीटर मीडिया लिया और 1 माइक्रोलीटर मीडिया को आपने 999 माइक्रोलीटर जो है वाटर के साथ डाइल्यूट कर दिया। तो अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 माइक्रोलीटर। तो ये जो 1 माइक्रोलीटर मीडिया है इसको आपने 999 माइक्रोलीटर उसमें वाटर में डिजोल्व किया और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 माइक्रोलीटर। इस 1000 माइक्रोलीटर में से आपने फिर 100 माइक्रोलीटर लिया और आपने एक प्लेट पे इनकी काउंटिंग कर दी और प्लेट पे काउंटिंग करने के बाद आपने इसको ग्रो होने दिया और आपने आफ्टर ग्रोइंग सेल्स का जो नंबर था इस प्लेट में आपने सेल्स के नंबर को काउंट किया। तो इसमें सेल्स का नंबर सपोज करो 50 था, तो 50 तो इस डाइल्यूटेड प्लेट में था, राइट। इसमें कितना रहा होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला जो है वो ये है कि जितना कॉलोनी आई है, काउंटेड कॉलोनी की जितनी काउंटेड कॉलोनी इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, कि आपने कितना उसको डाइल्यूट किया था वाटर में। तो यहाँ पर जैसे उसको आपने 1 माइक्रोलीटर को 999 माइक्रोलीटर में डिजोल्व किया तो 1000 टाइम आपने उसको डाइल्यूट किया, तो 1000 डाइल्यूशन फैक्टर हो गया इनटू वॉल्यूम टेकन फॉर प्लेटिंग वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो आप ले रहे हो प्लेटिंग के लिए ये कहलाता है प्लेटिंग वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा प्लेटिंग वॉल्यूम इनटू प्लेटिंग वॉल्यूम। तो आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो नंबर ऑफ सेल्स को रिफ्लेक्ट करेगा जो इस स्टॉक में है, इसको कहते हैं स्टॉक, राइट। तो स्टॉक में जो नंबर ऑफ सेल्स है इस तरीके से काउंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको खास तौर से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले में यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास कोई स्टॉक है, उस स्टॉक में कितने बैक्टीरियल सेल्स हैं आपको ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आप उसको डाइल्यूट किया
आप उसको कितना भी डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ कैलकुलेशन में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है डाइल्यूट कितना किया। यहाँ मैंने 1000 टाइम डाइल्यूट किया है तो डाइल्यूशन फैक्टर 1000 हो गया। फिर इस 1000 माइक्रोलीटर में से मैंने 100 माइक्रोलीटर जो है वो लिया था प्लेटिंग के लिए, तो वो यहाँ पे, और ये जो प्लेटिंग वॉल्यूम है ये हमेशा आपको यहाँ ml में वो करना है, ml, राइट। तो ये फार्मूला याद रखना है। और 1 ml जो है वो 1000 माइक्रोलीटर होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो आप इंटर कन्वर्जन के लिए ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। तो कॉलोनी काउंटिंग मेथड जो है यूजुअली हम बैक्टीरिया के लिए ही यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेथड होता है वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे कैच करके स्टडी नहीं कर सकते, जैसे नंबर्स को काउंट करना वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, जैसे एक तालाब है और उस तालाब में कोई मछली है, उस मछली को आप, उस मछली की पॉपुलेशन को आपको काउंट करना है कि उस तालाब में कितनी मछली है। तो यहाँ पे एक मेथड आता है, उसका नाम है मार्क रिकैप्चर मेथड, राइट। उस मेथड का नाम है मार्क रिकैप्चर मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है CSIR में और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क रिकैप्चर मेथड में क्या किया जाता है, हालांकि इस मेथड के कुछ और नाम भी जो हैं वो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। मार्क रिकैप्चर मेथड में क्या करते हैं, इसमें जैसे आप जो है, एक तालाब है, इसको समझिए, ये एक पॉन्ड है। इस पॉन्ड में फिश है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन आपको एक कोई फिश की पॉपुलेशन को काउंट करना है कि इसमें कितनी मछलियां हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने पहली बार जाल डाला और आपने जाल से कुछ मछलियों को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद आपने सपोज करो 50 मछलियों को यहाँ से निकाला, और 50 मछलियों को आपने मार्क कर दिया, उन पर कुछ ऐसा मार्किंग कर दी कि उनको वो पानी में डिजॉल्व ना हो। तो मतलब आपने पहले मछलियाँ पकड़ी, कितनी मछलियाँ पकड़ी, आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हो। तो ये मार्क जो मछलियाँ थी ये सैंपल 1 है, आपने जो है सैंपल 1 है। इन मछलियों को मार करके 50 मछलियां पकड़ी और मार करके आपने इनको रिलीज कर दिया, वापस तालाब में ही रिलीज कर दिया, रिलीज इन पॉन्ड। रिलीज करने के बाद आफ्टर सम टाइम आप इनको रिकैप्चर करोगे। अब तुरंत नहीं करोगे क्योंकि उनको प्रॉपर मिक्सिंग के लिए आपको टाइम देना है, तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम आपने उन्हीं मछलियों को रिकैप्चर किया। यहाँ क्या किया था, आपने सैंपल 1 में कैप्चर किया था, क्योंकि पहली बार पकड़ रहे हो तो उसको हम कैप्चर बोलेंगे। अब इन्हीं को आप रिकैप्चर करोगे आफ्टर सर्टेन टाइम। अब जरूरी तो नहीं है कि 50 की 50 मछलियां आपको मिले, आपको मान लो यहाँ पे 70 मछलियां मिली, टोटल जो फिश मिली वो कितनी मिली, 70। अब इस 70 में जो मार्क की वैल्यू है, आप ये देखो उसमें कुछ मार्क फिश आई हैं क्या, सपोज करो उसमें 20 जो है वो मार्क फिश थी, और जो अनमार्क थी उनकी संख्या थी 70। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई आपने पहले जो है जाल डाला, उसमें आपको टोटल 50 मछलियां मिली, 50 मछलियों में आपने कुछ मार्किंग कर दी, मार्क करने के बाद उनको रिलीज कर दिया पॉन्ड में, और फिर आफ्टर सम टाइम आपने दोबारा रिकैप्चर किया। ये है सैंपल 2, ये दूसरा सैंपल है। तो सैंपल 2 में आपने जब उनकी काउंटिंग की तो टोटल आपको 70 फिश मिली, जिसमें से 20 मार्क वाली थी और जो है 50, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा 70 गलत लिख दिया, यहाँ पे 50 जो है वो अनमार्क थी, राइट। तो टोटल कितनी हो गई, 50 और 20 70। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिली। अब आपको ये देखना है इन वैल्यू के बेस पे एक फार्मूला डिफाइन है, और उस फार्मूला का यूज करके आपको पॉपुलेशन डेंसिटी इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए काउंट करनी है। फार्मूला ये कहता है कि टोटल ऑर्गेनिज्म, टोटल मेंबर मार्क
इन सैंपल 1, मतलब सैंपल 1 में आपने कितने ऑर्गेनिज्म को मार्क किया इनटू साइज ऑफ सेकंड सैंपल, साइज ऑफ सेकंड सैंपल। सेकंड सैंपल का साइज क्या था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क मेंबर, नंबर ऑफ मार्क मेंबर इन सेकंड सैंपल, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मार्क रिकैप्चर मेथड का एक फॉर्मूला है, राइट। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम इस वैल्यू को फिट करें तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी तालाब की क्या आएगी। टोटल मेंबर मार्क इन सैंपल 1, हमने कितने फिश मार्क किए थे 50। साइज ऑफ सेकंड सैंपल, सेकंड सैंपल का साइज कितना था, सेकंड सैंपल में हमको 70 फिश मिली थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क मेंबर इन सेकंड सैंपल, तो मार्क हमें कितने मिले 20। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आ गया और ये 175 फिश आ गया, राइट। और ये जो फिश की संख्या है, ये टोटल फिश का इसमें साइज आ जाएगा कि इसके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वो ये है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे और ये जो फॉर्मूला है ये उसी जो है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन के आसपास जो है वो हमें मिल गई है कि भाई एक सर्टेन यूनिट एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 175 फिश यहाँ पे मौजूद है इस तालाब में। तो इस तरीके का जो मेथड है मार्क रिकैप्चर मेथड कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो CSIR में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है मार्क रिकैप्चर मेथड से। तो उम्मीद करता हूँ कि ईजिली अब आप पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा सा हमने इस चीज़ को देखा यहाँ पे। इसके अलावा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है वो है बर्थ रेट, राइट। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है बर्थ रेट, और बर्थ रेट को ही हम कहते हैं नेटेलिटी। इसका एक टेक्निकल टर्म भी है, तो बोलते हैं नेटेलिटी। तो देखिए बर्थ रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, नाम से ही क्लियर है कि पर यूनिट टाइम में जो है कितने इंडिविजुअल्स जो है वो पैदा हो रहे हैं, राइट। तो इसमें बर्थ रेट का जो है एक फॉर्मूला है, बर्थ रेट को हम B से रिफ्लेक्ट करेंगे, टोटल बर्थ, राइट। तो जैसे यहाँ पे बर्थ रेट जो है, तो टोटल बर्थ की पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बर्थ हुई है बाई टोटल बर्थ डिवाइडेड बाई टाइम, यूनिट टाइम। कि मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में या पर्टिकुलर टाइम में कितने बर्थ हुए हैं वो उसकी बर्थ रेट कहलाएगी, राइट। यहाँ पे अगर इसको हम टोटल बर्थ को हम डेल्टा एन डेल्टा बी से मैं रिफ्लेक्ट करूँ कि इतना बर्थ हुआ है डेल्टा बी, तो यहाँ पे टाइम डेल्टा टी, इस तरीके से भी मैं दिखा सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है जो बर्थ रेट है, ये मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इंडिविजुअल्स कितने ऑर्गेनिज्म उस एरिया में पैदा हुए हैं ये उसकी बर्थ रेट कहलाती है। सिंपल सी चीज़ है, नेटेलिटी भी बर्थ रेट को ही कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक ओवरऑल बर्थ रेट देखते हैं, इस बर्थ रेट में सिंगल ऑर्गेनिज्म का कोई कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि जयपुर के अंदर जो बर्थ रेट है वो x है, तो उस x में उस जयपुर के एक सिंगल पर्सन का क्या कंट्रीब्यूशन है वो ये बर्थ रेट रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो इसीलिए बर्थ बाद में एक और एक टर्म आई, उसको बोलते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट, राइट।
पर कैपिटा बर्थ रेट क्या होता है कि अगर इसी बर्थ रेट को डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इसको इनिशियल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे जो N0 है वो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, राइट। तो इनिशियल पॉपुलेशन से अगर हम इस बर्थ रेट को डिवाइड करते हैं तो वो पर कैपिटा बर्थ रेट हो जाती है। ये हमेशा याद रखना। डेल्टा बी क्या है, बर्थ, और डेल्टा टी क्या है, टाइम। मतलब आप कितने टाइम के लिए उसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो पर कैपिटा में आपने टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दिया, इनिशियल पॉपुलेशन का भाग दे दिया। तो यहाँ जो पर कैपिटा बर्थ रेट होती है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म का कंट्रीब्यूशन उस बर्थ रेट में कितना है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। एक और टर्म आती है यहाँ पे, क्रूड बर्थ रेट। ये टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्रूड बर्थ रेट। तो जो क्रूड बर्थ रेट है वो थोड़ा सा अलग है। अगर जो हमारी बर्थ रेट है, राइट, पर कैपिटा बर्थ रेट है, उसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी क्रूड बर्थ रेट हो जाती है। 1000 ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में क्या बर्थ रेट है तो वो हमारी क्रूड बर्थ रेट होती है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्ती, कि बर्थ रेट टोटल बर्थ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। आप कितने टाइम पीरियड के लिए उसको स्टडी कर रहे हो, सिंपल है। ये नॉर्मल जो हम बर्थ रेट को डिफाइन करते हैं उसका फॉर्मूला है यहाँ पर। लेकिन अगर उसी बर्थ रेट में हम इनिशियल पॉपुलेशन का भाग दे दें तो वो पर कैपिटा बर्थ रेट हो जाती है। और अगर पर कैपिटा बर्थ रेट को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, वो क्रूड बर्थ रेट हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। बर्थ रेट में जैसे अगर हम कोई क्वेश्चंस देखें, जैसे एक तालाब है, इस तालाब के अंदर जो है 20 लोटस हैं, 20 कमल हैं। एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इसमें जो लोटस थे वो 28 हो गए, 28 लोटस हो गए। तो इसकी बर्थ रेट क्या है, यहाँ पे जो बी है वो कितना है, देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पर कैपिटा बर्थ रेट पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा है वो क्या है, तो पहले तो आप इसमें डेल्टा बी की वैल्यू निकालिए। डेल्टा बी कितना है, 8 है, मतलब जो बर्थ है कितना हुआ है 8 का, डिवाइडेड बाई टाइम 1 ईयर इंटू इनिशियल पॉपुलेशन 20। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 0.4 लोटस, मतलब पर जो पर कैपिटा लोटस की ग्रोथ है वो यहाँ पे 0.4 है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रोथ रेट पूछता तो 8 डिवाइडेड बाई 1 हो जाता, 8 हो जाती। कि पर ईयर कितने, जैसे पर ईयर कितनी बर्थ रेट शो की, 8 की। लेकिन उसने बर्थ रेट नहीं पूछी, उसने पर कैपिटा बर्थ रेट पूछी। तो उसने इंडिविजुअल लोटस का भी कंट्रीब्यूशन पूछा है। तो मतलब सिंगल लोटस ने वहाँ पे कितना ग्रोथ किया, 0.4 लोटस ग्रोथ किया, राइट। तो पर कैपिटा इसको कहते हैं। तो इस तरीके से अगर वो क्रूड पूछता, इसी वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आपको वहाँ ये याद रखना है कि बर्थ रेट की बात जब वो कर रहा है तो वो सिंपल बर्थ रेट बोल रहा है या पर कैपिटा बर्थ रेट बोल रहा है या फिर क्रूड बर्थ रेट बोल रहा है। तो उसी हिसाब से आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। कभी कभी वो पर कैपिटा बर्थ रेट डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करता, वो क्या करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म का उस बर्थ रेट में कितना कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से वो शब्द को घुमा देता है। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना कि अगर वो ईच ऑर्गेनिज्म का बर्थ या डेथ में कंट्रीब्यूशन पूछता है तो वो पर कैपिटा बात कर रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी में कई बार हम ये गलती कर देते हैं, हम जल्दबाजी में जो है फॉर्मूले को सही से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने ये देखा यहाँ पे कि भाई बर्थ रेट से जो बर्थ रेट क्या है और बर्थ रेट से जुड़ी हुई चीज़ें किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो बर्थ रेट है ये पॉपुलेशन में दो तरह की पाई जाती है। देखिए अब कैसे ये पॉपुलेशन में दो तरह की है। कोई भी जो पॉपुलेशन होती है वहाँ क्या होता है कि दो तरह की बर्थ रेट होती है। एक होती है, जैसे मैं अगर नेटेलिटी के टाइप लिखूं, नेटेलिटी का हूँ या इसको बर्थ रेट का हूँ। एक होती है इकोलॉजिकल नेटेलिटी, या सॉरी एक होती है मैक्सिमम नेटेलिटी, मैक्सिमम
नेटेलिटी, और एक जो दूसरा है वो है इकोलॉजिकल नेटेलिटी। या इकोलॉजिकल नेटेलिटी को हम रियलाइज्ड नेटेलिटी भी कहते हैं, एक्चुअल है ये रियलाइज्ड नेटेलिटी। तो इसको समझिए, कुछ नहीं है, एक मैक्सिमम नेटेलिटी कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक्सटर्नल कोई फैक्टर काम नहीं करे, मतलब आपको, मतलब क्लाइमेटिक सिचुएशन सब फेवरेबल है, एवरीथिंग इज फेवरेबल, तो आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन में थ्योरेटिकल कितनी, आप थ्योरेटिकली कितना मैक्सिमम बर्थ रेट आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, वो होता है आपका मैक्सिमम नेटेलिटी। यहाँ पे ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम नंबर अंडर आइडियल कंडीशन। तो ये जो है ये आइडियल कंडीशंस में ये काउंट करते हैं कि अगर सारा कंडीशन आइडियल है तो थ्योरेटिकली आप मैक्सिमम कितना बर्थ रेट तक, जैसे अगर मैं कहूँ एक इंसान अपनी लाइफ में 50 बच्चे पैदा कर सकता है, तो ये उसकी मैक्सिमम नेटेलिटी है, वास्तविकता नहीं है, वो कर सकता है अगर सब कुछ आइडियल रहे। लेकिन क्या वास्तव में वो 50 बच्चे पैदा करता है हर इंसान? नहीं। तो ये जितना वो कर पाता है एक्चुअल कंडीशन में, ये है एक्चुअल नेटेलिटी। तो ये जो नेटेलिटी है ये है एक्चुअल। जैसे कोई इंसान सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर पा रहा है तो ये है एक्चुअल नेटेलिटी, और ये प्रेजेंट कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी जो एक्चुअल कंडीशन है वहां वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है इकोलॉजिकल नेटेलिटी या रियलाइज नेटेलिटी। वो कितना कर सकता है, 50, अगर मैं बोलता हूँ पूरे लाइफ में 50 बच्चे पैदा कर सकते हो, वो उसकी मैक्सिमम नेटेलिटी है। लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है, तो अगर वो 2 ही बच्चे पैदा कर रहा है तो वो उसका होता है इकोलॉजिकल नेटेलिटी या रियलाइज नेटेलिटी। तो एक बहुत सिंपल सा एक यहाँ पे डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। बर्थ रेट के अलावा, क्योंकि जब जन्म ले रहा है तो वो उसका मरना भी निश्चित है, तो अगली जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे, वो है डेथ रेट, और इसको हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी। बहुत ज़्यादा आपने ये वर्ड सुना होगा, मॉर्टेलिटी। जो फॉर्मूले हमने डेथ रेट में, बर्थ रेट में पढ़े थे, वही हम यहाँ पे डेथ रेट में पढ़ेंगे। कैसे कि जैसे जो डेथ है, जो डेथ रेट है, डेथ रेट उसका फॉर्मूला वही डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। फिर पर कैपिटा डेथ रेट, पर कैपिटा डेथ रेट, तो वही सेम डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इंटू n0, इनिशियल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे डेल्टा डी क्या है, डेथ, उस पॉपुलेशन में पर्टिकुलर टाइम में कितनी डेथ हुई है, राइट। डेल्टा टी टाइम, कि आप कितने टाइम पीरियड को स्टडी कर रहे हो, और n0 क्या है, n0 है इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। ये हमने बर्थ में भी आपको बताए थे, वही चीज़ें यहाँ पे आ रही है, इनिशियल पॉपुलेशन। अब पर कैपिटा जो है वो हर इंडिविजुअल का उस डेथ रेट में कितना कंट्रीब्यूशन है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर इसी को हम क्रूड डेथ रेट बोलें, तो यहाँ पे अगर क्रूड डेथ रेट अगर वो पूछता है तो सेम वही क्या करेंगे, जो हमारा पर कैपिटा है डेल्टा डी बाई डेल्टा टी n0, इसका मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब क्रूड डेथ रेट हो जाएगी, राइट। तो ये आपको इस तरीके से ये फॉर्मूले याद रखने हैं। वही एक एग्जांपल यहाँ अगर आप लेके चलो कि भाई किसी एरिया में मान लो 40 फ्रूट फ्लाई है, राइट, पर्टिकुलर एक जार में 40 फ्रूट फ्लाई थे। एक वीक के बाद, 1 वीक बाद आपने देखा वहां पे 36 ही बचे। कितने फ्रूट फ्लाई बचे, 36 फ्रूट फ्लाई बचे।
अब यहाँ पे डेथ पर कैपिटा जो डेथ रेट है, जैसे डेथ रेट अगर मैं पूछूं तो 4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 फ्रूट फ्लाई डेथ हो रही है पर वीक। लेकिन अगर मैं पर कैपिटा पूछूं तो पर कैपिटा में क्या हो जाएगा, पर कैपिटा डेथ रेट जो है अगर मैं वो देखूं तो यहाँ पे 4/1 इंटू नीचे किस में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, हो जाएगा 4/40 1/10 0.1 वैल्यू आ जाएगी। तो 0.1 जो आंसर है फ्रूट फ्लाई पर वीक, तो ये जो है पर कैपिटा हो जाएगी। और अगर वो क्रूड पूछता है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, राइट। अब डेथ रेट और बर्थ रेट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कर्व आता है, और वो कर्व जो है, अच्छा डेथ रेट जो है वो भी यहाँ पे दो तरह की है। जो डेथ है जैसे मॉर्टेलिटी है, जैसे हमने नेटेलिटी हमने दो तरह की पढ़ी थी, वैसे ही मॉर्टेलिटी भी दो तरह की है। पहली जो मॉर्टेलिटी है वो है मिनिमम मॉर्टेलिटी, मिनिमम मॉर्टेलिटी वही आइडियली कि आइडियल कंडीशन में जो वो है वो मिनिमम मॉर्टेलिटी, और दूसरा है इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी जो एक्चुअल है, राइट, इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी। ठीक है, अब देखो मिनिमम मॉर्टेलिटी जैसे आइडियल कंडीशन में जो मॉर्टेलिटी है, आइडियल कंडीशन में जैसे मैं अगर बोलूं कि इंसान 80 साल के बाद मरेगा, तो वो आइडियली ये माना जाता है कि वो 70 to 80 ईयर्स एटलीस्ट वो सर्वाइव करेगा, तो ये आइडियल कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर सबकी एज को हम 70 के 80 ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करके चलें तो हमारी जो डेथ रेट है वो बहुत कम आएगी, इसीलिए यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई है मिनिमम मॉर्टेलिटी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। दूसरा इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी, कोई 10 साल में भी डेथ हो रही है, किसी की 15 में भी हो रही है, 25 में भी हो रही है, 35 में भी हो रही है, हर एज ग्रुप में डेथ हो रही है, वो इकोलॉजिकल एक्चुअल मॉर्टेलिटी है। और ये जो है मिनिमम मॉर्टेलिटी से ज़्यादा होती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे, और ये एक्चुअल है, ये आइडियल नहीं है, ये एक्चुअल कंडीशन में जो हमारी डेथ हो रही है, चाहे वो बीमारी से हो किसी से हो, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने मॉर्टेलिटी को देखा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कर्व की बात करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन में डेथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मर गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन की स्टडी के लिए जो बचा हुआ है, सरवाइव किया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक कर्व पढ़ते हैं मॉर्टेलिटी में, और उसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर्वाइवरशिप कर्व। देखिए इस कर्व में क्या होता है, तीन टाइप के हमें ये कर्व मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है। सर्वाइवरशिप कर्व में क्या होता है कि जो इस तरीके से हम अगर नंबर्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर्स का एज के साथ अगर हम कर्व बनाएं, तो जैसे यहाँ पे इस एक्सिस पे ले लिया हमने एज, और यहाँ हमने ले लिया नंबर, सर्वाइवर नंबर, राइट। तो जो सर्वाइवर हैं उनका क्या नंबर है, तो ये हो गया सर्वाइवर नंबर। तो यहाँ पे हमें कर्व जो है वो तीन तरीके का मिलता है। ये तो हो गया टाइप 1, ये हो गया टाइप 2, और एक तीसरा हो गया टाइप 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया टाइप 1 कर्व, इसको बोलते हैं हम टाइप 2, और ये है हमारा टाइप 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हमने देखा जो टाइप 1 है, थोड़ा सा मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा सा उसका प्लस माइनस हो सकता है, आप उसको थोड़ा बस उसके कंसेप्ट को समझिए। जो टाइप 1 सर्वाइवर कर्व है, इसका शेप कैसा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? ये है कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ निकला हुआ है कॉन्वेक्स, और ये कैसा है, कॉनकेव, अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो जो टाइप 1 कर्व होता है
ये उन ऑर्गेनिज्म में फॉलो हो रहा है जिनमें एज के स्टार्टिंग पार्ट में डेथ रेट ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे इतने मेंबर्स पैदा हुए, यहाँ मान लो 500 है ये वैल्यू, ये 0, ये है 1000। मान लो 1000 मेंबर्स पैदा हुए, तो वो 1000 देखो काफ़ी टाइम तक सरवाइव किए हैं, बाद में उनकी डेथ हुई है। मतलब एज के लास्ट ग्रुप में आके वो मरने लगे हैं, इनिशियली उनकी वैल्यू काफ़ी कांस्टेंट थी। तो ये जो इस टाइप 1 में जो कॉन्वेक्स कर्व शो करते हैं, ये वो स्पीसीज करते हैं जो स्टार्टिंग की जो एज होती है वहाँ उनमें बहुत ज़्यादा मौतें नहीं होती, डेथ नहीं होती। एक सर्टेन एज को क्रॉस करने के बाद उनमें डेथ ज़्यादा होती है। जैसे इंसान है, इंसान में डेथ स्टार्टिंग में उतनी नहीं होती, ओल्ड एज में आके डेथ ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ह्यूमंस हुए वो नॉर्मली जो ह्यूमन होते हैं वो टाइप 1 कर्व फॉलो करते हैं, राइट। क्योंकि हमें लास्ट एज ग्रुप में आके, वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में आके डेथ ज़्यादा हो रही है, राइट। तो ह्यूमन हुआ या फिर माउंटेन सीप हुए, मोस्टली जो डेवलप एनिमल हैं माउंटेन सीप, या फिर भालू हुआ, भालू भी इसी पैटर्न को फॉलो कर, हिरण हुआ, तो ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो दूसरा है वो है टाइप 3। पहले हम इस कॉनकेव को देख लेते हैं। टाइप 3, टाइप 3 में वो आते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो है इनमें डेथ रेट होती है, राइट। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेथ रेट होती है और बाद में एक बार, और बाद में बहुत कम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो एडल्ट स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो टाइप 3 कर्व में जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें ऑयस्टर का एग्जांपल आता है। ऑयस्टर में क्या होता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा ये अंडे देती है और उनसे लार्वा निकलते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा निकलते हैं जो पानी में तैरते हैं। और जैसे ही लार्वा निकलते हैं उनको बड़ी छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो खा जाती हैं। बाद में जो लार्वा एडल्ट में जो है कन्वर्ट हो पाते हैं, वो फिर काफ़ी एज तक सरवाइव करते हैं। इसका मतलब कि इनमें लार्वा स्टेज में बहुत ज़्यादा इनकी फीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा इनको खा लिया जाता है। इसीलिए इंडिविजुअल्स जो हैं बाद में एडल्ट स्टेज में जो ऑयस्टर कन्वर्ट होते हैं वो थोड़ा सा सर्टेन आगे काफ़ी एज तक सर्वाइव करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में लार्वा स्टेज में यहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं टाइप 3 या कॉनकेव कर्व। एक दूसरा है, तीसरा इसमें आता है टाइप 2। जो टाइप 2 सर्वाइवर कर्व होता है ये टाइप 1 और टाइप 3 के बीच पाया जाता है, और जहाँ डेथ रेट जो है कांस्टेंट है, इसका एज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ देखो, आप किसी भी एज ग्रुप में देख लो, यहाँ डेथ रेट कांस्टेंट है और डेथ रेट नॉट अफेक्टेड विद एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन, नॉट अफेक्टेड विद स्पेसिफिक एज ग्रुप, क्योंकि वो हर एज ग्रुप में वहाँ मौत हो रही है, स्पेसिफिक एज ग्रुप। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो टाइप 2 कर्व है वो डेथ रेट वहाँ कांस्टेंट है और वो किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप से अफेक्ट नहीं हो रहा है, हर एज ग्रुप में सेम रेट से डेथ हो रही हैं। और इस तरीके का जो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ये पाया जाता है बर्ड्स में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुअर न्यूट्रिशन ह्यूमन, वो ह्यूमन जिनमें न्यूट्रिशन पुअर है वहाँ भी इसी टाइप का पैटर्न मिलेगा, राइट। पुअर न्यूट्रिशन ह्यूमन एंड हाइजीन ह्यूमन, मतलब बीमारियां, अगर सफाई का ध्यान ना रखे इंसान तो वहाँ बीमारियां होंगी, वहाँ से डेथ रेट जो है वो ये नहीं देखेगी कि वो कितनी एज ग्रुप का है, वहाँ भी इसी पैटर्न का फॉलो किया जाएगा। और अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो भी टाइप 2 टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करेगा, राइट। और बर्ड्स जो हैं वो इसी टाइप 2 को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये चीज़ें याद रखनी है। अब इस सर्वाइवरशिप कर्व से एक इन्फॉर्मेशन और निकलती है, वो आपको ध्यान रखनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो टाइप 1 फॉलो करते हैं
वहाँ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, माउंटेन शीप हो, डियर हो, ये क्या करते हैं, ये अपने लाइफ में कई बार बच्चे पैदा करते हैं, राइट। तो टाइप वन की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ब्रीड मैनी टाइम्स इन लाइफ, ब्रीड मैनी टाइम्स इन लाइफ स्पान। मतलब उनकी जो लाइफ है, उसका जो पूरा जो ड्यूरेशन है, उसमें वो कई बार ब्रीड करते हैं। और इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं, इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं आइटेरोपेरस। क्या बोलते हैं? आइटेरोपेरस। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, आइटेरोपेरस। लेकिन जो टाइप थ्री है, ये बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स ये ब्रीड नहीं करते, ब्रीड वंस, ब्रीड वंस इन लाइफ स्पान। ये पूरे लाइफ स्पान में एक ही बार जो है ब्रीड करते हैं, और इसको कहते हैं सैमेल पैरस, सिमेल पैरस। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं वो मल्टीपल टाइम ब्रीड करते हैं, राइट। और इसीलिए इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं आइटेरोपेरस। जबकि जो टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप को कर्व को फॉलो करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर है, वो लाइफ में यूजुअली एक ही बार ब्रीड करते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में वो अंडे दे देते हैं। इसीलिए वहाँ जो है वो स्टार्टिंग में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, और इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं हम? सैमेल पैरस। तो ये हमने देखा सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व जो है किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का फॉलो हो रहा है, ये हमने देखा। ह्यूमंस के केस में अगर एक नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो टाइप वन टाइप का जो है वहाँ कर्व फॉलो होता है, जहाँ स्टार्टिंग में डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लास्ट एज ग्रुप में आके डेथ रेट ज़्यादा होती है। लेकिन जो है अगर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर ना दिया जाए तो वो टाइप टू कर्व को भी फॉलो कर सकता है। इस तरीके से हमने सर्वाइवरशिप कर्व को डिस्कस किया। सर्वाइवरशिप जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेथ रेट और बर्थ रेट, किसी पॉपुलेशन में जन्म भी हो रहा है और मर भी रहे हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस से एक टर्म निकल के आई, और उसको कहते हैं ग्रोथ रेट। कि किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, राइट। तो जो ग्रोथ रेट है, इसके कुछ और टर्म भी हैं। इसको इंट्रिंजिक इंट्रिंजिक रेट भी कहते हैं, इंट्रिंजिक रेट। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे बायोटिक पोटेंशियल, राइट, बायोटिक पोटेंशियल। ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ नाम हैं, राइट। और इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है आर से, राइट। यूजुअली इसको ग्रोथ रेट या इंट्रिंजिक ग्रोथ रेट ही बोलते हैं। बायोटिक पोटेंशियल इस तरीके की टर्मिनोलॉजी अदर कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। यहाँ आपको ये दो चीज टर्मिनोलॉजी ही ज़्यादा याद रखनी है। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ रेट है वो बर्थ रेट और डेथ रेट, इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे बी क्या है? यहाँ पे बी है बर्थ रेट, और यहाँ पे डी क्या है? यहाँ पे डी है डेथ रेट। ठीक है, ये हो गया। तो जो ग्रोथ रेट है वो बर्थ रेट और डेथ रेट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ग्रोथ रेट कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने डेथ रेट और बर्थ रेट में कुछ अलग अलग फॉर्मूले भी देखे थे, उस तरीके के फॉर्मूले यहाँ भी जो है आपको देखने को मिले। जैसे अगर मान लो बर्थ रेट और ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है तो कुछ अदर फॉर्मूले भी हैं, जैसे चेंज इन पॉपुलेशन नंबर, चेंज इन पॉपुलेशन। अगर किसी पॉपुलेशन में हमें चेंज पता है तो उसको हम डेल्टा एन कहेंगे, डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन, कि आप किस इंटरवल में उसको स्टडी कर रहे हो, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये भी फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन ये फार्मूला यूज कब होगा कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ तो दोनों का डिफरेंस जो है वो ग्रोथ रेट को दिखाएगा, फार्मूला वन। ठीक है, अगर ये हो गया फार्मूला नंबर वन। अगर मान लो पॉपुलेशन में चेंज दिया हुआ है कि इतने मेंबर्स चेंज हुए हैं, पॉपुलेशन में जो चेंज है डेल्टा है, नंबर की मेंबर्स इतने चेंज हुए हैं, तो उसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करके भी हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। ये फार्मूला नंबर टू।
अब पर कैपिटा ग्रोथ रेट अगर पूछे तो वही आप पर कैपिटा अगर ग्रोथ रेट पूछता है तो उसमें आपकी पॉपुलेशन से डिवाइड हो जाएगा पर कैपिटा ग्रोथ रेट। पर कैपिटा में क्या होगा, जो आपका डेल्टा एन बाई डेल्टा टी है, क्योंकि डेल्टा एन बाई डेल्टा टी से भी हम जो है ग्रोथ रेट निकाले थे, इसी में हम एन जीरो से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो एन जीरो क्या है यहाँ पे, इनिशियल पॉपुलेशन है, राइट। तो एन जीरो क्या है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3, और यहाँ पे एन जीरो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। तो ये एक दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला हो गया। बस यहाँ पे कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर परसेंटेज ग्रोथ रेट पूछे तो परसेंटेज ग्रोथ रेट में क्या होगा, परसेंटेज ग्रोथ रेट में कुछ नहीं है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट का ही 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परसेंट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 100 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो इसी पर कैपिटा ग्रोथ रेट का मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 100 से। ये हो गया फार्मूला नंबर 4। ये 4 फार्मूला आपको याद रखने हैं ग्रोथ रेट में। अब ठीक है, अब ग्रोथ रेट जो है ये भी हमने देख लिया, बर्थ रेट देख लिया, राइट। अब इसमें अगला जो प्रॉपर्टी है किसी भी पॉपुलेशन का वो होता है डिस्पर्सन, कि मेंबर्स जो हैं वो किस पैटर्न में बिखरे हुए हैं उस पॉपुलेशन में। तो जो डिस्पर्सन है उसको हम यहाँ देखते हैं। तो अगला जो प्रॉपर्टी, चौथा जो प्रॉपर्टी हम पॉपुलेशन में देखेंगे वो है डिस्पर्सन। नाम से ही क्लियर है, किसी पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं वो एक सर्टेन एरिया में किस तरीके से फैले हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। अब कोई भी पॉपुलेशन जो है किसी एरिया में जो बिखरी हुई है वो 3 तरीके से वहाँ पे पाई जा सकती है, राइट। वो कौन से 3 तरीके हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। जैसे पहला एक तरीका है, जैसे डिस्पर्सन में अगर हम देखें तो 3 तरीके हम यहाँ स्टडी करते हैं। पहला है रेगुलर, राइट, पहला रेगुलर, रेगुलर के बाद है रैंडम, और फिर है क्लम्प्ड, ठीक है। तो रेगुलर जो डिस्पर्सन है उसको देखिए। रेगुलर में क्या होता है कि जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पे हर स्पीसीज एक कांस्टेंट स्पेस डिस्टेंस पे ही पाई जाए, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, राइट। ये इस तरीके का अगर डिस्पर्सन पाया जाता है तो इसको हम कहते हैं रेगुलर। क्या ऐसा पॉसिबल है, कहीं देखा है ऐसा, हम बहुत रेयर देखते हैं, राइट। तो जो स्पेस्ड है, जो इस तरीके का जो एक रेगुलर पैटर्न जो पाया जाता है, ये रेगुलर पैटर्न या यूनिफॉर्म जो पैटर्न है, ये यहाँ पे इंडिविजुअल एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो क्रॉपलैंड, अगर हम हाथ से खेत में कोई फसल लगाते हैं, जैसे चावल को अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे लगाते हैं, या हम हाथ से अगर कोई फसल लगा रहे हैं, तो क्रॉपलैंड में तो ये पॉसिबल है, राइट। अदरवाइज एक नॉर्मल एक पॉपुलेशन जो एक नेचुरल तरीके से कहीं सर्वाइव कर रही है, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो वेरिएंस है, वेरिएंस बाय मीन, ये जो रेशियो है, ये दो स्टैटिकल टर्म्स हैं, इनका जो रेशियो है ये आपको ध्यान रखना है, और ये ग्रेटर देन 1 होता है। कई बार कंपटीशन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि वेरिएंस और मीन जो रेशियो है वो यहाँ कितना पाया जाएगा, तो ग्रेटर देन, यहाँ पे सॉरी लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो लेस देन 1 यहाँ पे वेरिएंस और मीन का रेशियो होगा रेगुलर पॉपुलेशन में, राइट। रेगुलर पॉपुलेशन में एक चीज़ और है, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को दिखाएगा, कि अगर कोई नेचुरल तरीके से ही अगर कोई पॉपुलेशन रेगुलर डिस्पर्सन को फॉलो कर रही है तो रिफ्लेक्ट करेगा ये किसको, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये ध्यान रखना है कि रेगुलर पैटर्न जो है क्रॉपलैंड में पॉसिबल है, और एक सर्टेन कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाएंगे, और इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो रेगुलर पैटर्न में
मतलब रेगुलर पैटर्न अगर कहीं किसी पॉपुलेशन में दिख रहा है तो वहाँ समझ लीजिए एक ही स्पीसीज के बीच में वहाँ कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। और बहुत सारे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिन जो है नियर बाई कुछ प्लांट्स को एक सर्टेन रेंज में नहीं आने देते, तो एलिलोपैथी जो रिफ्लेक्ट होता है वो भी इस रेगुलर पैटर्न को कई बार शो करता है। दूसरी जो एक पॉपुलेशन डिस्पर्सन है वो है रैंडम, कि यहाँ पे आपको एक फिक्स कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। रैंडम में क्या होगा, जैसे दो ये पास हो गए लेकिन ये दूर हो गए, तो इस तरीके का रैंडम पैटर्न। ठीक है, यहाँ क्लम्प सा हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। तो रैंडम जो पैटर्न है, रैंडम पैटर्न जो होता है ये रेयर होता है, इसके एग्जांपल्स आपको बहुत रेयर मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे जो रेशियो है मीन वेरिएंस और मीन का जो रेशियो है वो एक के इक्वल होता है, रेशियो है वो एक के इक्वल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट है या कांस्टेंट कंडीशन पाई जाएंगी। ठीक है, और ये रेयर होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से चीज़ें नहीं आएंगी। तीसरा जो है वो है क्लम्प, तीसरा जो डिस्पर्सन है वो है क्लम्प। क्लम्प में क्या होता है, इसके जो एग्जांपल है वो मोस्टली जो है वो क्लम्प डिस्पर्सन को फॉलो करती है पॉपुलेशन। और यहाँ जो ये रेशियो है, ये रेशियो जो है वो मोर देन 1 होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, यहाँ पे प्रीडेटर से बचने के लिए या इनके बीच में सोशल इंट्रैक्शंस पाए जाते हैं, इस कारण ये पॉपुलेशन छोटे छोटे समूहों में पाई जाती है। इससे क्या है, प्रीडेटर से उनका बचाव भी हो जाता है और एक सोशल इंट्रैक्शन भी उनमें पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। यहाँ पे सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा मिलेगा क्लम्प्ड डिस्पर्सन में, और यहाँ प्रीडेटर से भी ये काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, राइट। तो ये 3 तरीके का हमने डिस्पर्सन देखा। इसके अलावा जो है अगला जो एक प्रॉपर्टीज है, अगला जो प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी करते हैं। अगला प्रॉपर्टी जिसमें आता है सेक्स रेशियो, राइट। नाम से क्लियर है, सेक्स रेशियो में हम मेल और फीमेल का जो एक म्यूचुअल रेशियो होता है उसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो मेल टू फीमेल जो रेशियो है, मेल टू फीमेल रेशियो मतलब कितने मेल के पीछे 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल है, वो सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है। तो मेल टू फीमेल रेशियो क्या होता है कि जितना ज़्यादा ये रेशियो जो है एक के पास होगा, मतलब जितना ज़्यादा इनमें डिफरेंस कम होगा मेल और फीमेल की संख्या में, वो पॉपुलेशन उतनी ही अच्छी मानी जाएगी, स्टेबल मानी जाएगी। जितना ज़्यादा मेल और फीमेल के संख्या में डिफरेंस होगा वो पॉपुलेशन उतनी ही अनस्टेबिलिटी की तरफ कंसीडर की जाती है, राइट। तो सेक्स रेशियो में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। एज स्ट्रक्चर अगला जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो एक प्रॉपर्टी जहाँ पे आ रही है वो है एज स्ट्रक्चर। मैं उसको यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। एज स्ट्रक्चर जो है या एज ग्रुप, इसको एज ग्रुप भी हम बोलते हैं। कोई भी जो पॉपुलेशन पाई जाती है उस पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म सेम एज के नहीं होते, अलग अलग एज के वहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। कुछ पॉपुलेशन ऐसी होंगी जिसमें आपको यंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कुछ में आपको ओल्ड ज़्यादा मिलेंगे, कुछ में आपको जो किड्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप एक पॉपुलेशन में पाई जाती है, तो इसको कहते हैं हम एज ग्रुप। डिफरेंट डिफरेंट एज के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे पॉपुलेशन में मिक्स तरीके से पाए जा रहे हैं, वो एक एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप के बेस पे पॉपुलेशन को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके के यहाँ पे हमें ग्रुप मिलेंगे। पहला जो ग्रुप है वो है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, नाम से ही क्लियर है, जो अभी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग नहीं ले रहा है। तो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं कैपिटल पी स्मॉल आर आर जी, राइट। तो जो 0 से 15 ईयर्स, अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं
0 से 15 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आएंगे। दूसरा है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, राइट। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव ग्रुप। रिप्रोडक्टिव ग्रुप को हम रिफ्लेक्ट करते हैं RG। तो 50 जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो है 16 to 45 ईयर्स। 45 ईयर्स तक जो ग्रुप है ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप। और एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप है उसको हम कहेंगे PRG, राइट। और एबव जो 45 ईयर्स है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो एज डिफरेंट एज ग्रुप पे हमने 3 कैटेगरी डिवाइड की। उसमें 0 से 15 ईयर्स तक के जो थे वो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, PRG। रिप्रोडक्टिव ग्रुप 16 to 45 एंड एबव 45 पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, राइट। अब इन डिफरेंट एज ग्रुप को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमें एक पिरामिड बनेगा और उसको कहते हैं एज पिरामिड, जिसमें बेसमेंट में हम हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप को रखेंगे, उससे ऊपर रिप्रोडक्टिव ग्रुप और उससे ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप को रखेंगे। तो जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप में तो अगर हम एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज करें तो उससे एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम एज पिरामिड कहते हैं। एज पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी एज ग्रुप के कितने मेंबर्स उस पॉपुलेशन में है उसको रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो इसके बेस पे जो पॉपुलेशन है वो 3 टाइप की है एज ग्रुप के बेस पे। जैसे एज पॉपुलेशन जो यहाँ पे हम देखेंगे वो है डेवलप, जैसे जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन उसको कहते हैं हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब नाम से क्लियर है कि जो पॉपुलेशन क्या हो रही हो, एक्सपेंड हो रही हो। जो गरीब देश है वहाँ जो है, जो पुअर कंट्री है वहाँ पे इस तरीके की कंडीशन मिलेगी। जो पुअर या जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो और जो अफ्रीकन कंट्री है वो पुअर कंट्री में आते हैं। तो पुअर या डेवलपिंग जो कंट्री है वहाँ क्या होता है, वहाँ पे लोगों की जो सोच है वो, एक तो वहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वो विस्तार नहीं होता है, जितने मेंबर होंगे फैमिली में उतना ही ज़्यादा कमाया जाएगा, इस तरह की सोच होती है। तो वहाँ पे दूसरा मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है। तो इस तरीके की कंडीशन में जो एक सेक्सुअल बिहेवियर है उसी को एक एंटरटेनमेंट का मीडियम मान लिया जाता है, तो उससे पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली वहाँ बढ़ जाती है। तो इस तरीके की पॉपुलेशन में क्या देखा जाता है कि जो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इन कारणों से, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव जो संख्या है वो होगी, और जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे। और उसका कारण है कि वहाँ पे चूँकि स्वास्थ्य सेवाएं और ये सब बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो काफ़ी अर्ली एज में ही काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ जो एज पिरामिड होता है वो आपको इस तरीके से, वहाँ पे आपको इस तरीके से पिरामिड शेप की एक एज पिरामिड बनेगा। जो यहाँ पे एज पिरामिड बना है तो देखो इस तरीके से पिरामिड होते हैं, इस तरीके का। अगर पिरामिड शेप का अगर एज पिरामिड बन रहा है तो पिरामिड शेप, तो पिरामिड शेप का अगर एज पिरामिड बन रहा है तो वो कौन सी पॉपुलेशन होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी। तो एज पिरामिड अगर वहाँ कैसा बन रहा है, पिरामिड शेप, तो इस तरीके की कंडीशन कहाँ मिलेगी, पुअर या डेवलपिंग कंट्रियों में मिलेगी। और यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप है उसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रुप, और सबसे कम मिलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। यहाँ बच्चे ज़्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट का कोई साधन होता नहीं है बहुत ज़्यादा, वहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होता है, तो इन सिचुएशन से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है।
एक दूसरी पॉपुलेशन है वो कहलाती है स्टेबल पॉपुलेशन, राइट। जो डेवलप्ड कंट्री है स्टेबल पॉपुलेशन, डेवलप्ड कंट्रियों में क्या होता है कि एंटरटेनमेंट और इस तरीके के प्रॉपर साधन होते हैं, शिक्षा, एजुकेटेड होते हैं लोग, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बच्चे, फैमिली और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वरिड नहीं होते। हम दो हमारा एक जो है इस टाइप का कंसेप्ट वहाँ रहता है। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन मिलेगी वो आपको डेवलप्ड कंट्रियों में मिलेगी, जैसे यूरोपियन कंट्री है, जापान है, साउथ कोरिया है। जापान में बच्चे पैदा करने के लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स निकालनी पड़ती हैं, राइट। तो वहाँ क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है इसकी संख्या प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। तो वहाँ पे जो एज पिरामिड बनेगा वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव जो RRG, और इसके जैसे ही वहाँ संख्या किसकी होगी, RG की होगी, और वहाँ पे सबसे फिर कम किसकी होगी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप की। तो यहाँ पे जो एज पिरामिड बना है, ये एज पिरामिड जो है बैल शेप बन गया, मंदिर की घंटी जैसे होती है, मंदिर की घंटी जैसे यूँ होती है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे एज पिरामिड बन गया मंदिर की घंटी जैसा, तो बैल शेप। तो अगर एज पिरामिड बैल शेप हो रहा है तो वो किस टाइप के पॉपुलेशन को शो करेगा, वो शो करेगा स्टेबल पॉपुलेशन को, राइट। और स्टेबल पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव ग्रुप और प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप की संख्या ऑलमोस्ट बराबर पाई जाती है, राइट। तो बेल शेप, और सबसे ज़्यादा स्टीपर पिरामिड है, सबसे ज़्यादा स्टीप जो स्लोप है वो इसी पिरामिड में मिलता है। तो तीसरी पॉपुलेशन है वो कहलाती है डिक्लाइन पॉपुलेशन, राइट। तो डिक्लाइन पॉपुलेशन में क्या होता है कि वहाँ पे डिक्लाइन हो रही है संख्या। अब किसकी संख्या डिक्लाइन हो रही है, तो देखिए ये हम देखते हैं। तीसरी जो पॉपुलेशन है वो है, इसी में से मैं तीसरी पॉपुलेशन इधर स्टडी कर लेता हूँ, डिक्लाइन या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। किसी कंट्री में मान लो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसने पॉपुलेशन पॉलिसी लगा दी कि अब एक भी बच्चा या एक से ज़्यादा अगर किसी ने पैदा किया तो उसको सर्टेन जो है फाइन लगेंगे। तो इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स वो कंट्री लेके आया। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वो जो है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है और प्री रिप्रोडक्टिव है इसकी संख्या कम होती है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो चुकी है बच्चों को लेके, राइट। तो वहाँ पे देखिए इस तरीके का वहाँ पर जो एज पिरामिड है वो इस तरीके का बन गया। इस शेप को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लोटा जैसा। लोटा होता है ना, बीच में से बाहर की तरफ निकला होता है और ऊपर नीचे जो है टुकड़ा होता है, ऑन शेप। लोटे जैसा अगर एज पिरामिड बन रहा है तो ये डिक्लाइन पॉपुलेशन को शो करता है। डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बेस पे अगर इनको ऑन शेप मतलब लोटा जैसा, तो जैसे जो लोटा होता है आपने देखा होगा, लोटा जो है बीच में से इस तरीके से बाहर की तरफ निकला होता है और ऊपर और नीचे इस तरीके से नुकीला सा होता है। तो इस तरीके के एज पिरामिड को कहते हैं ऑन शेप एज पिरामिड। तो एज ग्रुप के बेस पे हमने तीन तरह की पॉपुलेशन देखी। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो कि गरीब देशों में पाई जाती है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यंग पॉपुलेशन होगी ये। स्टेबल पॉपुलेशन, यहाँ पे बच्चे और रिप्रोडक्टिव ग्रुप की संख्या जो है सब इक्वल पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बच्चे पैदा नहीं करते। लेकिन जो डिक्लाइन पॉपुलेशन है यहाँ पे वो गवर्नमेंट जो है अगर कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जो पॉपुलेशन को रिड्यूस करना चाहे, रिड्यूस करें, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है उसकी संख्या कम होने लगेगी, और वहाँ पे जो एज पिरामिड फिर हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, अनसेफ। तो इन एज पिरामिड के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट की पॉपुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन हम स्टडी करते हैं, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है। इसके अलावा डिस्पर्सल है, अगली जो प्रॉपर्टी है, जो पॉपुलेशन की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है डिस्पर्सल।
डिस्पर्सन और डिस्पर्सल अलग अलग है। डिस्पर्सन कहते हैं उस एरिया में कैसे फैले हुए हैं, और डिस्पर्सल कहते हैं उस एरिया से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। तो डिस्पर्सल माइग्रेशन एक तरीके का, एक माइग्रेशन सिनोनिम्स है। ये दो तरीके का होगा, एक डिस्पर्सल, एक कहलाएगा एमिग्रेशन और दूसरा कहलाएगा इमिग्रेशन। राइट, इमिग्रेशन अगर पॉपुलेशन से बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है कोई मेंबर, तो वो इमिग्रेशन, और अगर इन हो रहा है तो इमिग्रेशन। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये जो है, अगर कोई बाहर जा रहा है तो पॉपुलेशन की संख्या कम होगी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है उसकी पॉपुलेशन संख्या पर। और अगर कोई अंदर आ रहा है तो ये उस एरिया की पॉपुलेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्पर्सन। इसमें यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी पॉपुलेशन की देखी। इसके अलावा एक टर्म आती है यहाँ पर, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अब हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स को देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है, किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से चेंज होती है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी तो सारी देख ही ली है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स कहते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। तो सपोज करो कि एक एरिया है, यहाँ पे जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो n0 है, राइट। अब इस एरिया में कुछ बच्चे पैदा भी होंगे, और जो पैदा होंगे उसको कहेंगे नेटेलिटी, राइट। अगर कोई चीज़ पैदा हो रही है तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, राइट। लेकिन जो पैदा हो रहे हैं तो वहाँ कुछ मरेंगे भी, तो वहाँ जो अगर डेथ होगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का इम्पैक्ट होगा नेगेटिव, ये पॉपुलेशन को घटाएगा, राइट। फिर डिस्पर्सल, डिस्पर्सल में हमने दो तरीके का डिस्पर्सल देखा। पहला देखा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट है, वहाँ से लोग जा रहे हैं तो संख्या कम होगी, और इमिग्रेशन से तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, और इमिग्रेशन से पॉजिटिव होगा। इमिग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये है इस तरीके से। तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, मान लो इनिशियल पॉपुलेशन उसकी n0 है, और वहाँ पे अगर जो बर्थ रेट है वो बढ़ाएगी, डेथ रेट घटाएगी। एमिग्रेशन जो है नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, घटाएगा, और इमिग्रेशन अंदर की तरफ अगर कोई मेंबर आ रहा है तो वो बढ़ाएगा। तो किसी एरिया में इस तरीके से ये चारों जो फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन को चेंज करते रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स, राइट। अब इसको अगर हम एक फॉर्मुलेटेड वे में लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि एन टी, टी टाइम पे किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका ये फॉर्मूला बनता है एन टी n0, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन प्लस बर्थ। अच्छा, जो इमिग्रेशन है इसको हम आई से शो करते हैं, इसको हम ई से शो करते हैं, इसको हम डी से शो करते हैं, और नेटेलिटी को हम बर्थ, क्योंकि ये बर्थ रेट है। तो बी प्लस आई, इन दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसलिए दोनों को ऐड कर लिया, माइनस ई प्लस डी। एक फार्मूला बन जाता है कि किसी भी एरिया में अगर आपको टी टाइम पर पॉपुलेशन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से उस पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बी क्या है, बर्थ रेट, आई क्या है, इमिग्रेशन, ई क्या है, एमिग्रेशन, डी क्या है, डेथ रेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये, इफ यहाँ तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि बी प्लस आई, मतलब बर्थ रेट और इमिग्रेशन जो है अगर ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू डी प्लस ई के कंपेरिजन में, तो वहाँ पे बर्थ ज़्यादा हो रहा है, अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पॉजिटिव ग्रोथ होगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगी भाई, वहाँ से लोग बढ़ेंगे क्योंकि बर्थ भी ज़्यादा है और अंदर भी ज़्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और पॉजिटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन में पॉजिटिव ग्रोथ होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी,
बढ़ेगी। पहली चीज तो ये, इफ बी प्लस आई अगर कम है डेथ प्लस ई से, मतलब वहाँ मर ज़्यादा रहे हैं और बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, कोई महामारी फैल गई, तो वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ, तो नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में कैसी ग्रोथ हो जाएगी, नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। जैसे यहाँ कम होंगे, जैसे आजकल कोरोना जो है चल रहा है, तो कोरोना की वजह से एमिग्रेशन भी है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से गाँव में जा रहे हैं, तो ई वैल्यू वहाँ पे बढ़ चुकी है और डेथ रेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ नेगेटिव ग्रोथ है प्रेजेंट कंडीशन में। पर इफ़ अगर ये बी प्लस आई इक्वल है डी प्लस ई के, तो वो जो है कहलाएगा कांस्टेंट या जीरो ग्रोथ, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, तो जीरो ग्रोथ है पॉपुलेशन में, और इस पॉपुलेशन को कहेंगे कांस्टेंट पॉपुलेशन, राइट। ये पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, कांस्टेंट पॉपुलेशन। ये कंक्लूजन आपको इस फॉर्मूले के बेस पे ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के बेस पे एक टर्म और आती है, वाइटल इंडेक्स, राइट। तो कंट्री के लिए जो है, कंट्री के रिफ्लेक्स में एक वाइटल इंडेक्स भी एक फार्मूला आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हम डेमोग्राफी पॉपुलेशन इकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। वाइटल इंडेक्स कहते हैं कि जो हमारा बर्थ रेट है, नेटेलिटी है और मॉर्टेलिटी है, इसका नेटेलिटी डिवाइडेड बाई मॉर्टेलिटी, राइट, इनटू 100। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन है इस फार्मूले के बेस पे। अगर वाइटल इंडेक्स जो वी आई है, राइट, तो जो वाइटल इंडेक्स है अगर वो मोर देन 100% है, तो वो पॉपुलेशन में पॉजिटिव ग्रोथ पाई जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एम टी आर है, मतलब मुझे तो रटो, ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है। अगर वी आई की जो वाइटल इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 100% है, तो वो पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगी, राइट। और वी आई वाइटल इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर 100% है, तो वो जीरो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ बोले तो कांस्टेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो वाइटल इंडेक्स के बेस पे भी कभी कभी ये फॉर्मूला है सीधा वाइटल इंडेक्स का, कांस्टेंट पॉपुलेशन, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट। तो वाइटल इंडेक्स में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ना भी नहीं है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी पॉपुलेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, पॉपुलेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे पॉपुलेशन इकोलॉजी के इस सेगमेंट 1 में हमने उनको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ पॉपुलेशन इकोलॉजी के इस वीडियो पार्ट 1 वीडियो लेक्चर से आपको प्रॉपर्टीज और जो अदर सर्वाइवरशिप कर्व हुआ या अदर जो एज पिरामिड हुआ, इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर हुई।